प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भूगोल के पाठ 4 जलवायु के कार्यपत्रक 30 ऋतुओं के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। अभी तक हमने आपको बताया कि ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं और जो कि हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। आज हम आपको मानसून की वापसी के बारे में बताएंगे। आप सभी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बात करते हैं हम मानसून की वापसी की। आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है उसके बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को विषुवतीय रेखा कहते हैं। उसके उत्तरी भाग में जो रेखा है उसे कर्क रेखा और जो दक्षिणी भाग में रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। जब सूर्य की किरणें किसी भी रेखा पर लंबवत पड़ती हैं वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। जब कर्क रेखा पर अधिक पड़ती हैं, लंबवत किरणें पड़ती हैं, तो वो तारीख होती है 21 जून। जब ये सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं वह तारीख है 22 दिसंबर। सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो वो तारीख है 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा तक और विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा तक लगभग टेम्परेचर पूरे वर्ष समान बना रहता है। कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें उत्तर की तरफ जाती हैं तो 21 जून तक टेम्परेचर अधिक होता है। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर आते आते किरणें वापस विषुवत रेखा पर आती हैं, फिर उसके बाद नीचे जाती हैं, तब 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर टेम्परेचर अधिक होता है। इसके अलावा हमने ये बताया था कि जो भारत है वो कर्क रेखा उसको 2 भागों में बांटती है। आधा भारत हमारा कर्क रेखा के ऊपर और आधा कर्क रेखा के नीचे है। हमने आपको इस अध्याय की अन्य वर्कशीट में ये भी बताया था कि जब टेम्परेचर अधिक होता है तो प्रेशर कम होता है और जब प्रेशर अधिक होता है तो टेम्परेचर कम होता है। यानी कि टेम्परेचर अधिक होने पर प्रेशर कम और टेम्परेचर कम होने पर प्रेशर अधिक होता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जब पवनें समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं तो वो अपने साथ नमी को लेकर के चलती हैं और नमी को लेकर के चलने के कारण रास्ते में आने वाले जितने भी पठार और पहाड़ियाँ होती हैं उनसे जब वो ठंडी पवनें टकराती हैं तो बरसात होती है, या बादल उससे टकराते हैं तो क्या होती है, बरसात होती है। जिसके लिए हमने आपको गर्म पानी करने पर भाप बनने का उदाहरण भी दिया था, जो कि पवनें हल्की होकर के टेम्परेचर बढ़ने के कारण हल्की हो जाती हैं और वो ऊपर की तरफ उठती हैं। इसी प्रकार जब बादल किसी पहाड़ियों से टकराते हैं तो वो बरसात करते हैं, या ठंडी पवनें पहाड़ियों से टकराती हैं तो बरसात करती हैं। इसमें हमने आपको सबसे ज़्यादा बरसात वाले राज्यों के नाम, सबसे कम बरसात वाले राज्यों के नाम भी देते। तो आज हम आज की कार्यपत्रक 30 ऋतुओं के बारे में मानसून की जो वापसी है उसके बारे में पढ़ते हैं। मानसून की वापसी का मतलब है मानसून का वापस जाना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 15 जुलाई तक लगभग पूरे भारत में मानसून आ जाता है और 1 सितंबर के बाद मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। अब आपका पहला पॉइंट है, अक्टूबर-नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त निम्न दाब उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भारत के उत्तरी मैदान है, ये भारत के उत्तरी मैदान है। जब दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण, दक्षिण दिशा इधर है नीचे की तरफ, सूर्य की आभासी गति के कारण जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा से जब नीचे धीरे की तरफ आएंगी तो पहले विषुवत रेखा पर आएंगी,
फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, मकर रेखा पर। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं तो ऊपर कौन सी दिशा है, नॉर्थ, और नीचे है साउथ। ऊपर से नीचे की तरफ गई तो क्या हुआ, दक्षिण की तरफ। आपकी इस लाइन में भी लिखा हुआ है दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून गर्त निम्न दाब उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। अब अगला पॉइंट है निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब प्रणाली का बनना। जब निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब, यानी कि यहाँ पर दाब से किसका मतलब है, प्रेशर से, वायु दाब से, उच्च प्रणाली का बनना, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे हटना शुरू हो जाता है। अब ये देखिए आपके वर्कशीट में दिखाया गया है कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे, जब तक पूरे भारत में आ जाता है, ये 1 सितंबर को ये पूरा मानसून आ गया आपका, 15 सितंबर को ये मानसून ऐसे ऊपर की तरफ चला गया, 1 अक्टूबर को ये मानसून यहाँ गया, और 15 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक यहाँ पर फिर वापस आना शुरू हो जाता है। इसके बाद जैसे सितंबर का महीना आता है, फिर 1 नवंबर से ये यहाँ पर आ जाता है मानसून, फिर 15 नवंबर से दिसंबर तक यहाँ आ जाता है, और फिर धीरे धीरे वापसी आनी शुरू हो जाती है। यानी कि कहाँ मानसून पहले हमारा आ रहा था और इसके बाद वापस जाना शुरू हो गया, इसे भी ये मानसून की वापसी ही है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। पवनें अब स्थल से समुद्र की ओर खिसकना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि नीचे जब हमारी पवनें ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी तो इधर जाएंगी, तब भी स्थल से समुद्र की तरफ, और जब अगर इस दिशा में जाएंगी तब भी क्या होगा, समुद्र है इस तरफ भी, वो भी स्थल की तरफ। मैंने तो बताया था इस तरफ अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, बांग्लादेश, और यानी कि जिसका पहला नाम बंगाल था, और पश्चिम बंगाल अभी भी कहते हैं हम इसको, और इसी के नीचे वैसे ही आप बंगाल की खाड़ी को याद कर सकते हो, इसके अपोजिट साइड में अरब सागर है। ये याद रखने का अच्छा तरीका है। आगे हम पढ़ेंगे इसके अगले पॉइंट के बारे में, जिसमें लिखा है पवनें अब स्थल से समुद्र की ओर खिसकना शुरू हो जाती है। मैंने अभी आपको समझाया है। अब उत्तरी मैदानों में गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। यानी कि जब सूर्य की किरणें, मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य की किरणें उत्तरी मैदान में अब स्थल समुद्र की ओर खिसकना शुरू कर देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देती हैं। जो सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही थी, अब यहाँ से खिसकना शुरू करेंगे तो क्या होगा, गर्मी नीचे की तरफ बढ़ेगी, नीचे की तरफ गर्मी बढ़ेगी तो ऊपर सर्दी, और जब ऊपर की तरफ गर्मी बढ़ेगी तो नीचे की तरफ, जब ऊपर की तरफ गर्मी बढ़ेगी तो नीचे की तरफ सर्दी। यानी कि जिस तरफ किरणें लंबवत होती हैं उस तरफ गर्मी होती है, जिस तरफ किरणें लंबवत नहीं होती उस तरफ ठंडा मौसम होना शुरू हो जाता है। तो पवनें अब स्थल से समुद्र की तरफ खिसकना शुरू कर देती हैं, और उत्तरी मैदानों में गर्म वर्षा ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु में परिवर्तन का काल हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि सितंबर तक बारिश हो जाती है, जुलाई अगस्त सितंबर बरसात होती है, उसके बाद धीरे धीरे जब ठंडी पवनें चलने लगती हैं वो गर्म पवनों के स्थान पर, तो क्या होता है, शीत ऋतु का परिवर्तन का काल है, यानी शीत ऋतु शुरू हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शरद ऋतु भी आपने नाम सुना होगा इसका, शरद ऋतु के बारे में आपने सुना होगा। तो शीत ऋतु का क्या कर देती है, शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। इस टाइम आसमान क्या होता है, बिल्कुल साफ़ होता है, दिन का तापमान ज़्यादा, जबकि रातें क्या होती है, ठंडी और सुहानी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। आर्द्र मतलब खुश्क, आर्द्र मतलब खुश्क या नरम, नमी वाला। इस आर्द्रता के कारण ही आपने देखा होगा कि इस मौसम में जब भी पवनें चलती हैं तो हमारे शरीर में चिपचिपाहट पैदा हो जाती है, क्योंकि जब भी पवनें चलती हैं तो हमारे ऊपर वो अपनी नमी को छोड़ती हैं। तो इस आर्द्रता के कारण ही ऐसा होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। जैसे कि आप नहा करके आए तो जैसे ही आप थोड़ी बहुत देर हवा में बैठेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर भी अधिक होगा उस टाइम पे, और हवा में भी नमी होगी, तो इससे क्या होगा, चिपचिपाहट थोड़ी देर में हमारे शरीर में हो जाती है। तो हमें लगता है कि अभी तो हम नहाए थे और अचानक से फिर हमारे शरीर में चिपचिपाहट, फिर हमें दोबारा नहाना पड़ता है। तो ऐसे मौसम को क्या कहा जाता है कि क्वार की उमस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। आपने कई बार ऐसा फील भी किया हो। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। नवंबर के प्रारंभ में निम्न दाब की अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है।
जिसकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है। नवंबर के प्रारंभ में क्या होता है, ये आपका यहाँ से हुआ और निम्न दाब पैदा होता है नवंबर के प्रारंभ में, और बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाता है। बंगाल की खाड़ी ये रही, ठीक है, इस पर स्थानांतरित होता है, जिसकी वजह से चक्रवातों का निर्माण होता है। चक्रवातों की जब हम बात करते हैं तो चक्रवात क्या हैं? चक्रवात एक घूमती हुई वायु राशि है, यानी कि घूमती हुई हवा है। चक्रवात जो होते हैं वो निम्न वायुदाब केंद्र में तीव्र हवाएं और वर्षा को उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं कि जहाँ पर भी निम्न वायुदाब होता है, जैसे यहाँ पर निम्न वायुदाब पैदा हो गया तो क्या होगी, यहाँ पे तीव्र हवाएं चलेंगी और वर्षा भी अधिक होगी। अगला पॉइंट है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत के पूर्वी तटों को पार कर प्राय विनाशकारी तूफान और वर्षा को लाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। अब ये चक्रवात होते हैं, ये क्या करते हैं कि भारत के पूर्वी तटों को पार कर देते हैं और विनाशकारी तूफान और वर्षा लाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा हमारे जान और माल की हानि होती है। आपने सुना होगा कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई, चक्रवात आया बंगाल में या इसके आसपास के राज्यों में, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उत्पन्न होते हैं और अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी को हवाओं के साथ ले जाते हैं, जिसके कारण कि बहुत अधिक मात्रा में बरसात होती है और जान माल की काफ़ी हानि हो जाती है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट है, कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों से होती है। कोरोमंडल तट कौन सा है? ये है ये वाला तट, ये वाला तट, ये तमिलनाडु का तट भी है, इसे तमिलनाडु के तट के भी नाम से जाना जाता है।